विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में जो घटित होने वाली प्रकृतिबद्ध भूकंप वगैरह, चक्रवात वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने पूरा टॉपिक बात की थी भूकंप पे। आज हम बात करेंगे सुनामी। ये सुनामी क्या होती है? तो देखो, सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। अचानक और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। सीधी बात है, देख लो, भूकंप आते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या है, धरती हिलने लग जाती है। अब जहाँ समुद्र है, जहाँ महासागर है, पानी है, वो हिलेगा तो उसमें प्रभाव तो पड़ेगा। परिणाम सिर्फ ऊर्ध्वाधर ऊंचे तरंगे पैदा हो जाती है, ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती है, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ ये ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बनी जाती है। क्योंकि अपने तो यानी 1 मिनट 2 मिनट आता है, लेकिन इधर समुद्री क्षेत्रों में आधा आधा घंटा तक भूकंप आता है। उससे देखो अब कितना कितना जल होता है, कितनी लहरें उठती है। क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची ग्रत के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। ठीक है, उथले यानी ऊपर वाला होता है भाग। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तरंगे ज़्यादा प्रभावित होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। तटीय यानी समुद्र के तट के किनारे। ठीक है, अब अपने तो कोई सुनामी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये देखो, ये दक्षिण भारत है, गुजरात, मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतने अपने 9 राज्यों से क्या समुद्र लगता है। तो यहाँ देखो, यहाँ समुद्र है, अब लहरें उठेगी तो इनको प्रभावित करेगी ना, यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ प्रभावित करेगी इनको। अब अपने तो राजस्थान में मरुस्थल में इधर बैठे हैं, कोई पास में समुद्र नहीं है, तो सुनामी आती नहीं, इसलिए हमने सुनामी का नाम बहुत कम पढ़ते हैं। हमारे भूकंप का भी बहुत कम है, आती नहीं है। बाढ़ भी बहुत कम आती नहीं आती है। ठीक है, तो इस कारण हम कम जानते हैं इन चीज़ों को। तो क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में तरंगे ज़्यादा प्रभावित होगी क्योंकि वहाँ समुद्र होता है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जल पौध पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती, यानी आस तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, जिसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है। 5 मिनट रुक जाओ, फिर मतलब वीडियो पूरा कर। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। इससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंसक होता है, इसलिए उन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, महासागर है ना, हमारे 5 महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भाग में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों, बस्तियों को तबाह करता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ये देख सकते हो आप चित्र में, ऐसे समुद्र तट के इलाके हैं ना, तो झुग्गी झोंपड़ियाँ, इमारत वगैरह आसपास के क्षेत्रों में सबको नष्ट कर देती है, नुकसान होता है जान माल का। सुनामी प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल का नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य में बांदा के चित्र से लगाया जाता है, इंडोनेशिया में है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत कम है। ये अचानक आ जाती है और समुद्र का कितना पानी होता है, अब थोड़ा बहुत होता नहीं।
किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला लिया। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अब चक्रवात भी आते हैं। देखो, चक्रवात का मतलब जो आपने अपने क्षेत्रों में देखा हो ना, जिसको कहते हैं बबूलिया। देखा है बबूलिया मिट्टी का बनता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, देखा ना बबूलिया, जिसको कहते हैं ना बबूलिया। वो बबूलिया देखो, वो तो आता है मिट्टी का, अंधकार से आता है। ये चक्रवात आता है पानी क्या, हवा का आता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जिसे लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो जाती है। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे, भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। शोभ मंडल में अस्थिरता, जिसे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो जाते हैं। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना क्या होती है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है, जिसे तूफान की आंख कहा जाता है। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती है, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीप है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर रहता है। यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 तलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। अब जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना हो गया तो बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवात आएंगे। अब कई दिनों बाद आप अखबार में सुन लेना का बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया, इससे इन राज्यों में नुकसान हुआ, ये हुआ। पढ़ते रहना तब तो पता लग जाएगा आपको। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्वी दिशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा अपने पश्चिम बंगाल के पास है कि करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी दिशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम, यह पहले बताया जा चुका है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है और भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है, उसका बल कमजोर होता जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठता है। इसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। समुद्र तल में महोर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायु प्रवणता और अत्यधिक तेज तई पवनें उफान को उठने वाले बल है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति तेज होती है और भारी क्या होती है? बारिश होती है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं। फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का क्या होता है? विनाश होता है। अब कल हम पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ कैसे थी? बाढ़ तो सुनिए ना, पूर्वी राजस्थान में अपने आती है। अपने तो आपको पता है बारिश इतनी ज़्यादा होती है, नदियाँ नहीं है, इसलिए बाढ़ नहीं होती है। बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ी बाढ़ आती है। कल उनके बारे में चर्चा करेंगे।